एक मिनट में वेट कर रहा हूँ। एनसीईआरटी की बात करेंगे आज, तो जस्ट आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट। तो जितने भी बच्चों को वीडियो मिल गए हैं, लिंक मिल गई है, जल्दी से हाई लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। इन टेक्स्ट मतलब जो एक्सरसाइज के अंदर होते हैं, मतलब ये एक्सरसाइज नहीं है, ये बाहर की इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमें लिखा है पहला क्वेश्चन कि यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 ट्यूब्स। तो सभी बच्चे ऑनलाइन आ गए? ओके, ऑलमोस्ट आ गए हैं। जो नहीं आए फटाफट आ जाओ, अभी चलिए। तो सभी लोग ऑनलाइन आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा जो बन रहा है वो ये है, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कि हमें 3 ट्यूब्स दिए, एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में डिस्टिल्ड वाटर है। मेरी बात को समझें। तो क्वेश्चन में लिखा है कि आपको 3 ट्यूब्स दिए हैं। देखो, एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में डिस्टिल्ड वाटर है। तो कायदे से तो एसिड एसिड हुआ, बेस बेस हुआ, डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल हुआ, और आपके पास केवल रेड लिटमस पेपर है। और क्वेश्चन में हमारे पास केवल रेड लिटमस पेपर है। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तीनों में? आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तीनों में? तो हम क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर जो है उसके ऊपर एसिड भी डाल देंगे, बेस भी डाल देंगे और डिस्टिल्ड वाटर भी डाल देंगे। हमें नहीं पता क्या है, हम तीनों बॉटल में से एक एक बूंद, 2-2 बूंद उसमें रेड लिटमस पेपर के ऊपर डाल देंगे। अब जैसे ही आप रेड लिटमस पेपर के ऊपर एसिड डालेंगे तो वो रेड लिटमस रेड ही रहेगा, उससे पता चल जाएगा। बेस डाल दोगे तो ब्लू हो जाएगा, और जिससे पर्पल हो जाएगा वो डिस्टिल्ड वाटर है, तो हमें पता चल जाएगा इस तरह से। तो देखो क्या लिखा है, टेस्ट ट्यूब in which red litmus paper turns blue, it contains base। लिखा है ना, on adding red litmus paper or solution to 3 test tube we will observe that test tube in which red litmus remains red, जिसमें वो रेड लिटमस रेड रहेगा। अब रेड लिटमस रेड रहेगा वो एसिड हो जाएगा, और जिस टेस्ट ट्यूब में से वो रेड लिटमस पर्पल में चेंज हो जाएगा उसमें डिस्टिल्ड वाटर होगा। तो मुझे लग रहा है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरा देखो, जरा सब लोग आ गए तो फटाफट यस लिखो। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? एक बार आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो, सबको समझ में आ गया तो फटाफट यस लिखो और हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आप सबको समझ में आ गया तो फटाफट जाके यस लिखो, जिससे कि हम आगे बढ़ जाएं जल्दी से। तो देखें कितने बच्चों का यस आ रहा है, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मिनट पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाँ जी, ऐसा क्यों आएगा? बच्चों की क्लास चल रही है। 9098 नंबर लिखो, जल्दी लिखो। 9098 299 876 299 876 लगाओ सर। अब देखिए क्या हो रहा है, बात को समझने की कोशिश करना। वो कह रहा है कि जो दही होता है या जो खट्टी चीजें है उसको ब्रास या कॉपर की वेसल में नहीं रखना चाहिए। अच्छा, अपने घर में जो दही होता है वो जनरली आपने देखा होगा ना, दही को रखने का रिवाज क्या है, मिट्टी का बर्तन। एक्चुअल में क्या होता है कि दही या सोर सब्सटेंस जो खट्टी चीजें हैं, आपको पता है कि जो दही होता है या ये खट्टी चीजें होती हैं, इसमें एसिड होता है। इसमें क्या होता है, एसिड। और जब हम उसको ब्रास में या कॉपर में रख देते हैं तो ये मेटल है। तो आप सबको मालूम है कि एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, वो पॉइजनस हो सकता है। तो खाने में जहरीला पदार्थ हो सकता है, इसीलिए इसको नहीं रखते हैं। तो आंसर है
दिस इज बिकॉज द कर्ड एंड द सोर्स सब्सटेंसेस, जो कर्ड है या सोर्स सब्सटेंस है, कंटेन्स एसिड इन देम which reacts with metal of the vessel to form soluble salt which could be poisonous, और वो poisonous हो सकता है, उससे आपकी डेथ हो सकती है, तो ऐसा होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको ऐसा नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, Which gas is liberated when metal reacts with acid? अभी मैंने 1 मिनट पहले बताया था कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, सबको बताया हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और इसका तरीका क्या है, बर्निंग कैंडल उसके बगल में ले आओ। अब जब बर्निंग कैंडल लाएंगे तो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा, और ये रिएक्शन अपन लिख देंगे कि जिंक जब रिएक्शन करता है HCl से तो जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, मेटल ए, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक मेटल कंपाउंड है ए, कोई मेटल है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है टू प्रोड्यूस एफरवेजेंस, एफरवेजेंस प्रोड्यूस करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल, मतलब वो जो गैस है वो बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। तो बर्निंग कैंडल को बुझाने वाली गैस जो होगी, ये दिमाग में रखो, ये CO2 होनी चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए, हिंट मिल गया। बर्निंग कैंडल को जो बुझा देगी वो CO2 गैस होगी। तो मेटल नहीं है, मेटल का कंपाउंड है ए, मेटल का कंपाउंड है ए। तो मेटल का कंपाउंड ए हो गया, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। अब हिंट कैसे मिला, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ही HCl रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसके कारण बर्निंग कैंडल बुझ जाती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम क्या लिखेंगे, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेजेंस, गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल। तो हमें हिंट मिल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए। अब क्या है कि वो मेटल कंपाउंड कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लग जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ पर 2 लगा दोगे ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, CaCl2 हो जाएगा, CO2 मुझे लग रहा है बैलेंस हो गई, ये रिएक्शन नीचे लिखी हुई है। तो मुझे लग रहा है इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है aqueous solution of HCl, HNO3 और H2SO4 show acidic character। तो हमें मालूम है कि ये जो aqueous solution होगा किसका, 1 मिनट रुको, देखिए। तो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है HCl का, HNO3 का और H2SO4 का, ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो एसिड ही है और ऐसे एक्वस सॉल्यूशन है तो शो करेगा। वाइल दोस ऑफ कंपाउंड्स लाइक इथाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज फेल टू डू सो, और इथाइल अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है ये पता होना चाहिए। ये सारा खेल आपको याद रखना है, एक शब्द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ये याद रखना है। क्या होता है कि जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, उन सब के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन तो है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन रिप्लेसेबल नहीं है, मतलब ये रिप्लेस नहीं हो सकते हैं, इसीलिए ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। तो देखो, ऑल द एसिड्स दैट हैव बीन लिस्टेड अबव, मतलब ये तीनों हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स विच दे रिलीज इन एक्वस सॉल्यूशन एज हाइड्रोजन आयंस। तो ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जब ये पानी एक्वस सॉल्यूशन में आते हैं तो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर देते हैं। Thus they show acidic behavior.
हाउएवर ये दोनों जो इथाइल अल्कोहल है और ग्लूकोज जो है डू नॉट हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, उनमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते। दे फेल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एंड डू नॉट शो एनी एसिडिक कैरेक्टर, और वो कोई भी एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। बात समझ गए? कर पाओगे? अब फटाफट मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, 1 2 3 4 5 मैंने करा दिए हैं, तो जल्दी से जाओ और बताओ व्हाट्सएप ग्रुप में कि पांचों समझ में आ गए। अगर आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए तो आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो पहले इनकी चर्चा करते हैं। तो फटाफट इन पांचों की चर्चा अपन कर लेते हैं। तो जल्दी से बताओ क्या ये पांचों समझ में आ गए? जल्दी बताओ। चलिए, अब इससे पहले एक जो क्वेश्चन था ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन जो था, इसमें बच्चों ने हमसे क्वेश्चन पूछा था। ये जो क्वेश्चन था, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, मेटल कंपाउंड रिएक्ट्स विद दिस, एफरवेजेंस क्या होता है? कई सारे बच्चों ने हमें अभी व्हाट्सएप पर भेजा है कि सर ये एफरवेजेंस का मतलब बताओ। एफरवेजेंस का मतलब होता है गैस का निकलना, हिंदी शब्द होता है उत्तेजित, मतलब गैस का निकलना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल कंपाउंड एयर रिएक्ट्स विद हाइड्रो टू प्रोड्यूस एफरवेजेंस, मतलब जैसे वो रिएक्ट करते हैं उसमें से गैस निकलती है। तो एफरवेजेंस का मतलब होता है गैस का निकलना। तो आज से कोई पूछे एफरवेजेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है गैस का निकलना। अब आप ये बात समझ गए होंगे। एक बच्चा पूछ रहा है कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन से यहां लिखा है, मतलब ये हाइड्रोजन यहां से अलग हो जाएगा। जैसे HCl है, रिप्लेसेबल का मतलब ये हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाएंगे और Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे, ऐसा इसका मतलब होता है रिप्लेसेबल। ये एक बच्चा पूछ रहा है। तो मैंने आपको शुरू के 5 क्वेश्चन समझाए और कोशिश की कि पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। अभय तोमर कह रहा है सर 4 नंबर का क्वेश्चन समझा दो। मैंने बताया ना अभी बेटा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, एफरवेजेंस का मतलब ये समझा दिया। अब आ जाओ 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सिंपल है, जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा, और हाइड्रोजन आयंस यहां पर भी होते हैं, यहां पर भी आयंस होते हैं, और आयंस जैसे Hc हाइड्रोजन आयंस भी देगा और नेगेटिव आयंस भी देगा। तो यहां और आयंस जो है वो चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब ये आयंस ही चार्ज को ले जाते हैं। आयंस जो है वो क्या होते हैं? चार्ज कैरियर होते हैं। तो आयंस जब चार्ज कैरियर होते हैं तो आयंस ही चार्ज को ले जाने वाले हैं। तो ये आयंस चार्ज को ले जाते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। अब सवाल है कि जो ड्राई HCl होती है, ड्राई HCl समझो, शब्द समझो, ड्राई HCl। ड्राई HCl का मतलब है इसमें पानी नहीं है, सूखी हुई HCl है, ड्राई HCl। चेंज द डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती, क्योंकि ड्राई HCl है तो ये हाइड्रोजन आयंस नहीं देगी। ध्यान रखो, हाइड्रोजन आयंस तभी निकलते हैं जब मॉइस्चर होता है, पानी होता है। तो ड्राई HCl हाइड्रोजन आयंस नहीं देगी। हाइड्रोजन आयंस नहीं देगी, इसका मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगी, और एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगी, इसका मतलब उस लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। अपन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। ड्राई HCl गैस फेल्स टू रिलीज एनी हाइड्रोजन आयंस, बताया था। तो ड्राई HCl जो है वो फेल हो जाती है, कोई भी हाइड्रोजन आयंस नहीं देगी। विच मीन्स डैट इट इज नॉट एसिडिक, जिसका मतलब है वो एसिडिक नहीं होगी। इट फेल्स टू चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज ऑल्सो इट हैज नो मॉइस्चर प्रेजेंट, उसमें भी मॉइस्चर नहीं है। अच्छा, मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ड्राई HCl है और जो लिटमस पेपर है वो मॉइस्ट है, वो गीला है, वो मॉइस्ट है। बात समझो यार,
ड्राई HCl है और लिटमस पेपर कैसा है, मॉइस्ट है, तो अब ये कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि अब ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, चाहे HCl में पानी हो या लिटमस पेपर में पानी हो। अब लिटमस पेपर भी सूखा है और HCl भी सूखी है, तो फिर ये नहीं देती है, ये बात समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में कई बार समझाया है कि जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं, व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। आपको याद हो कि अगर मान लो इसके अंदर एसिड है और इसमें अगर आप पानी मिला रहे हैं तो ये गलत तरीका है, मैंने बताया था आपको, दिस इज रॉन्ग। अब क्या होना चाहिए, इसमें पानी होना चाहिए और ऊपर से बूंद बूंद करके एसिड को मिलाया जाना चाहिए, ये सही तरीका है, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो सवाल है ये गलत तरीका क्यों है, ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर आप पानी मिला रहे हो एसिड में तो एसिड और पानी जब भी मिलते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक्सोथर्मिक का मतलब लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, और ये पानी जो है वो हल्का होता है, तो ये पानी यहीं मिल जाएगा, यहाँ पर एक्सोथर्मिक होगी तो इस समय सारी हीट रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो सारी हीट यहीं रह जाएगी। तो चांसेस हैं कि जिस कंटेनर में एसिड है वो कंटेनर फट जाए, बस्ट हो जाए, और कुछ एसिड का हिस्सा आपकी बॉडी पर गिर सकता है, और जिस जगह आपकी एसिड आपकी बॉडी पर गिर जाएगा वहाँ बर्न्स आ जाएंगे, तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए तो मैंने साफ साफ लिखाया था, इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड देन द रिएक्शन वुड बी एक्सोथर्मिक। अगर वाटर ऐड करेंगे इसमें तो एक्सोथर्मिक होगा, एंड द हीट जनरेटेड मे कॉज अ मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, मिक्सचर बाहर निकल सकता है, एंड कॉजेज बर्न्स। समटाइम्स द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, मैंने बताया ना कि ब्रेक हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, दैट इज वाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू दी एसिड। ऐसा आपको मैंने समझाया था, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो गया? समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9 पर आते। हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड विद वाटर? तो पहले तो आप एक बात याद रख लें कि हाइड्रोनियम आयंस जो होते हैं और हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं एक ही बात है, दोनों को आप अपने लेवल पर एक ही समझें, बात को समझो। चाहे हम हाइड्रोनियम आयंस की बात कर लें, हाइड्रोनियम आयंस की, और चाहे हम हाइड्रोजन आयंस की बात कर लें, आपके लेवल पर ये दोनों एक हैं। अब देखो, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस कैसे अफेक्ट होगा जब सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड विद वाटर। अब आप मुझे बताओ, जो एसिड का सॉल्यूशन है, जो एसिड है इसको डाइल्यूट कर रहे हैं पानी में, मतलब एसिड वीक हो रही है क्या स्ट्रांग हो रही है, डाइल्यूट हो रही है, इसका मतलब एसिड क्या हो रही है, वीक हो रही है। एसिड वीक हो रही है तो हाइड्रोजन आयंस कम होंगे क्या ज़्यादा? तो आंसर है कि जब एसिड वीक होगी तो हाइड्रोजन आयंस लेस हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे मतलब हाइड्रोनियम आयंस भी लेस हो जाएंगे। तो जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे, ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं या जो हाइड्रोनियम आयंस हैं ये कम होते जाते हैं, और अगर कंसंट्रेट होंगे तो ज़्यादा होंगे। तो देखो क्या लिखा है, एन एसिड डिसोशिएट्स इनटू हाइड्रोनियम आयंस एंड एन आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अपॉन डाइल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। आप दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि डाइल्यूट होगी तो एसिड वीक होगी, तो हाइड्रोजन आयंस लेस होंगे, तो हाइड्रोनियम आयंस लेस होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन अफेक्टेड कैसे जब एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मुझे बताओ, कोई भी बेस हाइड्रोक्साइड आयंस देता है। अब जब एक्सेस ऑफ बेस मतलब बेस को बढ़ा दिया, बेस को बढ़ा दिया तो हाइड्रोक्साइड आयन भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है जितना जितना बेस को बढ़ाते जाएंगे उतने उतने हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ते जाएंगे। तो यहां पर ये आ गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इट इमीडिएटली डिसोशिएट्स इन सॉल्यूशन
to give OH negative ions and cations. On dissolving more base in the solution, the concentration of OH negative ion will further increase. तो OH negative ion का concentration जो है वो बढ़ता जाएगा। अब तक मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो फटाफट इन 10 क्वेश्चंस की बात मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर जाके लिखेंगे। क्या 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए? जल्दी से। तो फटाफट आप 10 क्वेश्चंस को चेक कर लो। जब तक मैं एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर 4 है दोबारा समझा रहा हूँ, उसने बताया कि सर मुझे एक बार 4 नंबर दोबारा समझा दो, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार दोबारा ले रहा हूँ और बाकी सभी लोग 10 क्वेश्चंस की बात कर लो। तो मैं जल्दी से 4 नंबर पर आ रहा हूं फटाफट। 4 नंबर है कि मेटल कंपाउंड कहाँ गया, ये मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेटल कंपाउंड ए था, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर गया। अब वो एफरवेसेंस दे रहा है, एफरवेसेंस गैस दे रहा है। तो गैस जो आ रही है वो बर्निंग कैंडल बुझा रही है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो सबसे पहले हिंट हमें मिलता है कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। अब HCl से रिएक्शन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कंपाउंड क्या होगा, CaCO3। तो दिमाग में हो जाएगा कि वो CaCO3 है। जब HCl से रिएक्शन करेगा तो CaCl2 CO2 जो भी मिलेगा, और ये Ca2 जो है वो बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। ऐसा करके ये आंसर था जो कुछ बच्चों ने पूछा था। तो फटाफट 10 नंबर तक के क्वेश्चंस की बात कर रहे। बेटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मैंने ऐसा अभी बताया था कि जो हाइड्रोजन आयंस निकल जाते हैं उनको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बच्चा कह रहा है कि सर एक बार क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा समझा दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था कि जो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है HCl का, HNO3 का और H2SO4 का, ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। ये एसिडिक कैरेक्टर इसलिए शो करते हैं क्योंकि इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और इनमें हाइड्रोजन तो है लेकिन ये रिप्लेसेबल नहीं है, तो ये हाइड्रोजन आयंस नहीं दे पाते इथाइल अल्कोहल और ग्लूकोज, इसीलिए फेल हो जाते हैं ऐसा करने में। एक बच्चे ने बोला था सर क्वेश्चन नंबर जरा 9 दोबारा समझा दो। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ ऊपर जल्दी। चलो आ गया। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस कैसे अफेक्ट होगा जब एसिड का सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो हाइड्रोनियम आयंस हैं इसी को हाइड्रोजन आयंस कहते हैं। अब अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो यानी एसिड वीक हो रही है, और सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट कर रहे हो और एसिड वीक हो रही है इसका मतलब हाइड्रोनियम आयंस कम हो रहे हैं। अनिरुद्ध मित्तल साहब ने 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। उसने कहा कि हाइड्रोक्साइल आयंस का कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट होगा जब एक्सेस ऑफ बेस डिसॉल्व होगा। अब आप मुझे बताओ जब बेस ज़्यादा करोगे, बेस बढ़ा दोगे तो उसका बेसिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या होंगे, बढ़ेंगे यार। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैंने आपके कहने पर 5 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर तीनों समझा दिए। अब मुझे लग रहा है कि इतनी बात समझ में आ रही होगी। यहां पर बेस को डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग में हो रहा है कि इस क्वेश्चन में बेस को डाइल्यूट कर रहे हैं, इसमें एक्सेस ऑफ बेस मिला रहे हैं, मतलब बेस को बढ़ा रहे हैं, बेस को डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं बच्चे। तो 10 नंबर मैंने समझा दिया आपके कहने पर, बेस को वहां पर डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं साहब, आगे समझते हैं साहब, आगे देखते हैं साहब। आज आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, पता नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में जाके क्या कर रहे हो, आवाज बता ही नहीं रहे हो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या चक्कर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। यू हैव गॉट 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी। हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, एक ए है और एक बी है। ए की pH 6 है और बी की pH 8 है। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। तो 6 और 8 में एसिड है 6 वाला और एसिड देता है हाइड्रोजन, तो जो ए है वो 6 है तो ये ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन होंगे, बी में हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन कम होंगे। कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, तो एसिडिक है 6 वाला और बेसिक है 8 वाला, इतना आपको याद रखना है। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12,
What effect does the concentration of hydrogen ions have on acidic nature of solution? तो सीधी सी बात है, अगर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयंस कम होंगे तो एसिडिक नेचर कम होगा। तो लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस विल मेक द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन एसिडिक। इसमें कुछ समझने की ऐसी विशेष बात मुझे दिख नहीं रही। फिर क्वेश्चन नंबर 13 मैंने क्लास में बताया था आपको कि बेसिक सॉल्यूशन में भी क्या हाइड्रोजन आयंस होते हैं, इफ़ यस देन वाई दे आर बेसिस। तो आपको याद हो मैंने बताया था कि हर सॉल्यूशन में चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों में ही हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। अगर एसिड है तो ये ज़्यादा होगा और बेस है तो ये ज़्यादा होगा। तो वो बेस इसलिए है क्योंकि उसके अंदर होगा तो हाइड्रोजन आयंस भी, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा होंगे, ऐसा मैंने समझाया था। तो यस, बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव हाइड्रोजन आयंस, याद करो, but number of hydrogen ions is comparatively much less than hydroxyl ions since the amount of OH negative ions are greater, that is why they are basic in nature। इसीलिए वो नेचर में जो है वो बेसिक है, ऐसी बात आपको समझाई गई थी बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। हर बात मैंने करी है क्लास में, अगर आप लोग समझिए मेरे क्लास को। 14 आ जाओ, ऊपर आ जाओ, 14 नंबर ये आ गया। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन, सॉइल की क्या कंडीशन होगी जब आप सोचते हो जो फार्मर अपनी मिट्टी में क्विक लाइम या स्लैक्ट लाइम या चौक मिला रहा है। अब आप देखो ये कुछ भी मिला रहा है, चाहे वो ये मिला रहा हो, चाहे ये मिला रहा हो, चाहे ये मिला रहा हो, ये सब बेसिक नेचर के हैं। बात को समझो, चाहे वो क्विक लाइम मिला रहा हो, चाहे वो स्लैक्ट लाइम मिला रहा हो, और चाहे वो चौक मिला रहा हो, ये सब के सब जो हैं बेसिक नेचर के हैं। इसका मतलब उसकी जो सॉइल है वो एसिडिक हो गई होगी ज़्यादा, और उस सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए उसने बेस मिलाया होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हुआ होगा, समझ गए। तो इसमें लिखा भी है, देखो, सॉइल प्रेजेंट इन द फील्ड ऑफ द फार्मर मस्ट बी एसिडिक, वो एसिडिक रही होगी। दैट इज वाई ही यूजिंग ऑल द अवर बेसिक सब्सटेंस इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। जो सॉइल एसिड हो गई है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसने ऐसा किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। ऐसा सब्सटेंस बताओ, मान लो वो ए सब्सटेंस है, क्लोरीन के साथ मिलके ब्लीचिंग पाउडर देता है, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। तो ये आपको पता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये रिएक्शन होती थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गिव्स यू Ca, मतलब ये प्रिपरेशन है ब्लीचिंग पाउडर का। इसमें ऐसा कुछ खास समझने के लिए नहीं था। इसकी एग्जैक्ट जो रिएक्शन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जैक्ट रिएक्शन होती है क्वेश्चन नंबर 15 की। लिखा रिएक्शन नहीं लिखी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका आंसर होता है। तो उसका जो आंसर है वो कौन सा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका आंसर होना चाहिए। तो मैंने आपको 15 नंबर तक के सारे क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं कि ये 15 नंबर तक के सारे क्वेश्चंस एक बार देख लो। अब 1 नंबर से लेके 15 नंबर तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको बता दिए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा। किसी बच्चे को 1 से लेके 15 नंबर तक के क्वेश्चन में कोई डाउट है तो जल्दी बताओ, और अदरवाइज़ आप फटाफट मुझे व्हाट्सएप करो कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। जल्दी मैं इंतजार कर रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में ही व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप ग्रुप में ही आप व्हाट्सएप करिए और मुझे बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। सौम्या रस्तोगी, अगर HCl में मॉइस्चर होगा तो वो हाइड्रोजन आयंस देंगे, और HCl में मॉइस्चर नहीं होगा तो वो हाइड्रोजन आयंस नहीं देंगे। ऐसा समझने के लिए मुझे नहीं लगता बेटा सौम्या इसमें आपको कुछ पूछना पड़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रजापति साहब कह रहे हैं कि सर एक बार और समझा दो। आपको याद होना चाहिए प्रजापति जी, ऊपर देखिए, बेसिक सॉल्यूशन में क्या हाइड्रोजन आयंस होंगे, अगर हाँ तो बेसिक्स क्यों हैं। प्रजापति साहब मैंने आपको समझाया था, चाहे एसिड हो बच्चे चाहे बेस हो,
दोनों में हाइड्रोजन आयंस होते हैं और दोनों में ही हाइड्रोक्साइड होते हैं। अगर एसिड है तो हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे, और अगर बेस है तो हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे। तो इसमें ऐसा कुछ समझने के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ है। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ गए। 13 नंबर समझा दिया मैंने दोबारा से, आप बोल रहे थे 13 समझाओ। प्रियांश अग्रवाल कह रहे हैं सर 12 नंबर समझा दो। प्रियांश बेटा 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर का क्वेश्चन ये है, प्रियांश बोर्ड पर देख, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस का क्या इफेक्ट होगा एसिडिक नेचर ऑफ दी सब्सटेंस पर। कहा गया ये है। तो आप मुझे बताओ, अगर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर ज़्यादा है, और हाइड्रोजन आयंस कम है तो एसिडिक नेचर बेटा कम है। प्रियांश, इसमें अपन को क्या लग रहा है, अगर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, और हाइड्रोजन आयंस कम होंगे तो एसिडिक नेचर कम होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर ऐसी कोई विशेष बात होनी चाहिए। इस संडे को अपन साइंस का टेस्ट लेंगे एसिड बेसिस सॉल्ट्स का। तो इस संडे को आप लोग तैयार रहिएगा एसिड बेसिस सॉल्ट्स के टेस्ट के साथ। तो दिस वीक वी आर टेकिंग एन एसिड बेसिस सॉल्ट्स टेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं साहब, क्वेश्चन नंबर 16 से समझने की कोशिश करते हैं। 16 से 20 समझेंगे, या जितने भी 16 तक हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है, कहाँ गया, यही आ गया, नेम ए सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ये तो याद ही रखना है, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2, इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, कल कई सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि सर ये सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में क्या कोई अंतर होता है। तो बेटा पता होना चाहिए, जब भी कार्बोनेट लिखा हो तो वो CO3 होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, और जब बाइकार्बोनेट लिखा होता है तो वो SCO3 होता है, मतलब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट वो NaSCO3 होगा। तो ये अंतर होता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो कल का क्वेश्चन हो गया जो बच्चों ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा था। अब मैं फिलहाल यहाँ पर दूसरी बात कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, आप सबको मालूम है, NaSCO3, मैंने कहा था ये बहुत फेमस इक्वेशन है। और जब इसको हीट करते हैं, आपको याद हो बेकिंग सोडा होता है ये, जब अपन इसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इसको हीट करने पर Na2CO3 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है। तो ये याद रखना है कि जब भी हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और ये आपको याद हो तो बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता था टार्टरिक एसिड के साथ। ये इक्वेशन भी डायरेक्ट रजिस्टर की है कि रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4.12H2, उसमें पानी मिला दो 1.5H2, तो CaSO जिप्सम बन जाता है, हार्ड मास। तो ये रिएक्शन भी डायरेक्ट वहाँ की है। ये क्वेश्चन नंबर 18 तक ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर एंड जो अपने बीच के हैं, मतलब एक्सरसाइज नहीं है ये NCERT के बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हैं। अब हम चैप्टर एंड एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस की चर्चा अब हम कर रहे हैं। राहुल राजपूत पूछ रहा है कि सर हार्डनेस क्या होता है पानी की। बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में जो मिनरल वाटर आता है, मिनरल वाटर नहीं, बोरिंग का पानी आता है, उससे क्या होता है, आपने देखा होगा नल वगैरह वाइटिश हो जाते हैं, सॉल्ट जम जाता है, उस पानी को कहते हैं हार्ड वाटर। जो सॉल्टी पानी होता है उस पानी को कहते हैं हार्ड वाटर। सॉल्टी का मतलब उसमें सॉल्ट्स होते हैं जो ज़मीन में से आते हैं, तो इसलिए उसको अपन हार्ड वाटर कहते हैं। चैप्टर एंड एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन सिंपल है कि एक सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है। अब अगर कोई सॉल्यूशन रेड को ब्लू कर रहा है, इसका मतलब वो बेस होगा। बेस होगा तो उसकी pH 7 से ज़्यादा होगी, तो 2 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती, 10 हो सकती है, 10, क्योंकि बेस है। दूसरा सॉल्यूशन है अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रश्ड एग सेल्स। याद रखना है, ये जो क्रश्ड एग सेल्स होते हैं मतलब अंडे के छिलके, उसके अंदर कार्बोनेट होता है। ये दिमाग में रखना है, ये जो अंडे के छिलके होते हैं उसके अंदर कार्बोनेट होता है। तो क्रश्ड एग सेल्स जब वो रिएक्ट करते हैं, सॉल्यूशन जब रिएक्ट करता है क्रश्ड एग सेल के साथ,
तो एक गैस निकलती है डेट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दिमाग लगाओ, लाइम वाटर मिल्की यानी कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर क्या होगा, तो ये क्रस्ट एक्सेल हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझो, ये जो क्रस्ट एक्सेल्स होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गए। और आपको मालूम है कि ये किसी से रिएक्शन कर रहा है तो HCl के साथ रिएक्शन करता है, हमने पढ़ा है यार। तो आपको ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड का, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ाई थी रिएक्शन में, आपको याद होना चाहिए। तो फिर इसका आंसर HCl हो जाएगा, यानी वो जो सॉल्यूशन है वो HCl। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने ये रिएक्शन पढ़ी थी, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। बात को समझो, मतलब 10 ml NaOH, इसके अंदर जब अपन 8 ml HCl मिलाते हैं, 8 ml HCl, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब वो कह रहा है कि अगर NaOH का 20 ml ले लें, बात को समझना, वो कह रहा है इस NaOH को 20 ml कर दो तो HCl कितनी होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, पहले 10 थी तो HCl 8 होनी चाहिए थी, अब 20 हो गई यानी इसका डबल हो गई, तो HCl भी डबल हो जाएगी। 8 का डबल कितना होता है, 16, तो 16 ml आपको HCl चाहिए होगी। खत्म हो गया। तो 10 ml सॉल्यूशन अगर NaOH का था, वो 8 को न्यूट्रलाइज कर रही थी, अगर आपने डबल कर दिया तो इसको भी तो डबल करना पड़ेगा। तो 10 का डबल 20 हो गया, तो 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनडाइजेशन के लिए कौन सी मेडिसिन आती है, मेडिसिन कौन सी यूज होती है इनडाइजेशन, तो एंटाएसिड। आपको मालूम है इनडाइजेशन मतलब एंटाएसिड, इनो ले लो, तो एंटा एसिड यूज होती है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन में कुछ था नहीं, फटाफट ये चारों क्वेश्चन अपन ने करा दिए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड बैलेंस इट। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन का भी है, यहाँ भी समझो यार। अब पहला क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 जिंक ग्रेनुल्स, तो H2SO4 प्लस जिंक। अब आप याद करो कि ये हो गया मेटल और ये हो गया एसिड। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, तो सॉल्ट हो जाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी कौन सी, H2। ये सब याद ही रखना है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम इज अगेन व्हाट, मेटल, और दिस इज एसिड। मेटल ऑन रिएक्टिंग विद एसिड हाइड्रोजन गैस इज अगेन रिलीज, तो सॉल्ट हो जाएगा MgCl2, बैलेंस कर लेना। अब डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम पाउडर। अब एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन कर रही है तो अगेन हाइड्रोजन है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस और प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, इसको बैलेंस कर लेंगे यार। तो इस तरह से रिएक्शन होने वाली है। तो देखो ये आ गया यहाँ पर, ये रिएक्शन आ गई, कहाँ गई, ये आ गई। H2SO4 Al gives you Al2SO4 होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो सीधी सी बात है। डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विथ आयरन फिलिंग्स। अब आयरन फिलिंग्स क्या होता है, आयरन HCl, तो अगेन FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक के क्वेश्चन NCERT के आपको एंड की एक्सरसाइज आपको समझा दी। 2 मिनट के अंदर आप अपना 2 मिनट ले लो और मुझे ये समझाओ कि 1 से लेके 5 नंबर तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए क्या चैप्टर एंड एक्सरसाइज के। अगर आपको 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएंगे और यस लिखेंगे जल्दी से।
चलिए यार, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने कोशिश तो की है पूरा समझाने की। अब मैं 6 नंबर और 7 नंबर पर आ जाता हूँ, और आप सीख भी गए हैं इतने क्वेश्चंस को यार जल्दी से। इन टेक्स्ट बेटा बाद में कर लेंगे, पहले अपन ये वाले कर लें, एंड वाले। मुस्कान बेटा जरा एंड वाले कर लें, फिर मैं सारे करवा दूंगा। देखो पुरानी चिंता मत कर, है ना। चलो, ये बच्चा कह रहा है आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। क्या कह रहा है ये बच्चा? क्वेश्चन नंबर 2 बिकॉज ऑफ बफरिंग। तो बेटा तू दोबारा देख लीजिए क्लास, चिंता मत कर, वहाँ वीडियो रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और अभी बफर हो नहीं रहा यहाँ से, आपकी एरिया में शायद हो रहा होगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा सा सवाल है। हमारे पास एल्कोहल है और ग्लूकोज है। अब ये थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था इन टेक्स्ट में, अंदर वाले में, उसमें था ये एल्कोहल और ग्लूकोज था, जिसमें हाइड्रोजन थे बट नॉट कैटेगरीज एज एसिड। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। इसके लिए एक्टिविटी करना है। अब इसकी आपको याद हो तो क्या करना पड़ता है, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे इसके अंदर एसिड है, या ये इसके अंदर जो है, मैं आपको थोड़ा सा दूसरी बात बता रहा हूँ, तो उस दूसरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। मैं जो दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ आपसे, उसको ज़रा देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको याद हो ना कि अपन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बीकर लिया था, बीकर। उस बीकर के अंदर अपन ने 2 नेल्स ली थी आयरन की, और फिर एसिड डाल दिया था। एक बल्ब लिया था, आपको याद हो तो, एसिड डालने से वो बल्ब जल जाता था। क्यों जल जाता था? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस होते थे। अब अगर वही एक्सपेरिमेंट हम यहाँ कर लें कि वो पूरा बीकर ले लें, उसमें वो कार्बन की रॉड्स डाल दें, कई बच्चों ने पूछा था कार्बन की रॉड्स क्या होती हैं, और उस एसिड के ग्लूकोज डाल दो या वो एल्कोहल डाल दो, तो आप देखोगे बल्ब नहीं जल रहा। बल्ब नहीं जल रहा, इसका मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स नहीं है। एक एक्टिविटी तो ये हो सकती है। दूसरी एक्टिविटी ये हो सकती है कि वो आप लिटमस पेपर पर डाल दो, लिटमस पेपर पर, तो वो लिटमस पेपर का कलर ही नहीं चेंज हो रहा, इसका मतलब उसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स नहीं है। तो हम एग्जाम में फिर भी कैसे करेंगे उसको अपन देख लेते हैं यहाँ पर, कि एग्जाम में अपन को क्या करना होगा उसके अंदर। तो एक बार अपन उसको समझ लेते हैं कि क्या करना होता है। जो मैंने समझाया वही चीज़ है, लेकिन फिर भी अपन उसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, आ जाने दो, आजा बेटा, आ गया। कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड, मतलब उनको कैटेगराइज नहीं करते हैं, बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। एक बार इसको पढ़ लो जरा, एक बार रीडिंग मार लो जल्दी से। चलिए, तो अपन अब इसको समझ लेते हैं और अपन इसको बात कर लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है। जो केमिकल फॉर्मूला होता है इथाइल अल्कोहल का, ये जो अल्कोहल है वो C2H5OH होता है, अपने बताया था। ग्लूकोज का होता है C6H12। दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजन आयंस इसमें है। अब ये थोड़ी देर पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तब एक्टिविटी नहीं आई थी, तो इसको इसमें एसिड नहीं है, तो इसकी एक एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी क्या कर रहे हैं? ग्लास बीकर ले लिया, मैंने कहा था ग्लास बीकर ले लो, उसमें ये इसका सॉल्यूशन डाल दो, या तो ये डाल दो या अल्कोहल डाल दो, और 2 स्मॉल नील्स डाल दो रबर कॉर्क के साथ, मैंने बताया था, और प्लेस कॉर्क कर दो बीकर में। दोनों नेल्स को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दो, बल्ब कर दो, स्विच ऑन द करंट कर दो, जो बताया था। तो आप देखोगे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब विल नॉट ग्लो। बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा। बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा ग्लूकोज सॉल्यूशन में। और जो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा क्योंकि वो मूवमेंट ऑफ आयंस से हो रहा है, इसका मतलब कोई भी आयंस नहीं बन रहे हैं। तो ग्लूकोज इज नॉट गिविंग हाइड्रोजन आयंस, ग्लूकोज हाइड्रोजन आयंस नहीं दे रहा। अब इसी एक्सपेरिमेंट को अपन इथाइल अल्कोहल के साथ रिपीट कर दो, दूसरा था ना इथाइल अल्कोहल के साथ रिपीट कर दो। तो जब इसी एक्सपेरिमेंट को आपने इथाइल अल्कोहल के साथ रिपीट किया तो आपने देखा बल्ब फिर नहीं चला। इसका मतलब चाहे इथाइल अल्कोहल हो और चाहे ग्लूकोज हो, वो दोनों एसिडिक नेचर शो नहीं कर रहे हैं, ये प्रूव हो गया। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से वो एसिडिक नेचर शो नहीं करते हैं, ये प्रूव हो जाता है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई?
तो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है, बड़ा क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा, इसको एक बार अपन को देखना पड़ेगा, ये एक्सपेरिमेंट अपन को करना पड़ेगा। आराम आराम से अपन इसलिए चल रहे हैं आज कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को सीख जाओ। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन ही नहीं सीख पाओगे। फ़ायदा क्या होगा तेज़ चलने से, हम गिर जाएंगे ज़्यादा तेज़ चलेंगे। तो इसीलिए अपन स्लो 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 चल रहे हैं यार। तो ये बातें अपन को समझ में आना चाहिए, ये अपन को कर लेना चाहिए भाई साहब। तो इस तरह से ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। कर पाएंगे? किसी बच्चे को कोई डाउट है, ऐसे क्वेश्चन में कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए। तो ये अल्कोहल है, ग्लूकोज है, इसमें हाइड्रोजन होता है, लेकिन फिर भी उनको एसिड नहीं मानते, तो इसकी एक्टिविटी बताओ। तो एक्टिविटी याद भी कर लो कि बीकर ले लो, उसमें नील डाल दो, उसमें क्या होगा, उसमें वो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये सब बातें अपन लिख देंगे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई समस्या होनी चाहिए। फिर एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। अरे प्रजापति साहब, आप कह रहे हो फिर समझा दो। प्रजापति साहब तुम बताओ, एक तुम जो कंटेनर ले ले, कंटेनर में 2 लोहे की रॉड डाल दे, उससे तू तार जोड़ दे, बल्ब जोड़ दे, ग्लूकोज उसमें डाल दे, तू देख तेरे सामने बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जला, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन आयंस नहीं है, हाइड्रोजन आयंस नहीं है, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर नहीं है। प्रजापति साहब इसमें क्या है यार, क्यों परेशान कर रहा भाई? अब तू यही कर ले, अल्कोहल के साथ तू देख फिर नहीं जलेगा, एसिड के साथ करेगा तू देख जल जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा प्रजापति साहब को। 7 नंबर, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डस। अगेन द सेम रीजन। जो रेन वाटर है वो एसिडिक वाटर होता है, एसिडिक वाटर होता है, उसमें थोड़ी बहुत एसिड होती है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। डिस्टिल्ड वाटर कोई वीक होता है, उसमें कोई एसिडिक बिहेवियर नहीं होता, उसके आयंस नहीं बनते, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। डिस्टिल्ड वाटर इज वेरी वीक एंड इलेक्ट्रोलाइट, सो इट डज नॉट एसोसिएट इनटू आयंस। सिंस नो आयंस आर फॉर्म्ड, सो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कंडक्टेड बाय डिस्टिल्ड वाटर, वेयर एज रेन वाटर डिसोशिएट्स इनटू आयंस। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, आप तो ये मान लो आयंस हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो तो मान लो वो आयंस नहीं दे रहा। फिर वही सवाल है, एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते एब्सेंस ऑफ वाटर। तो अगेन आप लिख देना कि एब्सेंस ऑफ वाटर में वो हाइड्रोजन आयंस नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? हाइड्रोजन आयंस। तो एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज नो आयंस ऑफ हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वो आयंस ही नहीं बनाते हैं। जब वो आयंस ही नहीं बनाते हैं तो वो काय का एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे? वो शो ही नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। अब यहाँ पर 5 सॉल्यूशंस हैं, A B C D E, और उनकी pH दी है 4, 1, 11, 7, 9। विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल? तो जिसकी pH 7 है, अब pH 7 किसकी है? चौथे नंबर की, A B C D, तो D हो गया। कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रांगली एल्कलाइन? जिसकी pH सबसे ज़्यादा है, 11 नंबर, यानी C हो गया। स्ट्रांगली एसिडिक, जिसकी pH सबसे कम है, 1 नंबर, यानी B हो गया। वीकली एसिडिक, यानी जिसकी pH ज़्यादा है लेकिन 7 से कम है, ज़्यादा है लेकिन 7 से कम है, तो 4, A हो गया। और विच इज़ वीकली एल्कलाइन, जिसकी pH 7 से ज़्यादा है और उससे 14 से कम है, तो 9 वाला हो गया। 9 वाला मतलब E हो गया। ये समझ। अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। समझो, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन जिसमें सबसे ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले सबसे कम वाला चाहिए। सबसे कम वाला मतलब स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कौन सा हो गया? जिसकी pH सबसे ज़्यादा है। तो 11 नंबर, 1, 2, 3, 11 नंबर मतलब C आएगा। दूसरे नंबर पर 9 नंबर यानी E आएगा। E आएगा। E के बाद आएगा वो 7 नंबर। 7 नंबर वाला मतलब कौन सा हो गया? 1, 2, 3, 4, D आएगा। और फिर इसके बाद pH वाला उससे कम ले लो, 4 नंबर। 4 नंबर मतलब कौन सा हो गया? 4 नंबर वाला A हो गया। और फिर ले लो 1 नंबर, 1 नंबर वाला B हो गया। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। किस चीज़ का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है? हाइड्रोजन आयंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जिसकी pH सबसे कम होगी उसमें हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा होंगे। जिसकी pH सबसे ज़्यादा होगी उसमें हाइड्रोजन आयन सबसे कम होंगे। इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बड़ा होता है। तो तुझे कर दे यार, कितना आसान सवाल सा है। हो गया काम खत्म। कर लोगे? कितने क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन है 15 और अपन अभी 9 पर पहुंचे हैं, यानी बचे 6। तो ये सब हो गया, तो 6 भी निपटा लेते हैं। अब क्या है, ख़त्म करते हैं इसको, जिससे कि इसका टेस्ट वेस्ट तुम संडे को दे दो आराम से।
कितने बजे? ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर, जल्दी से फटाफट खत्म करते हैं 3.5 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आपने मैग्नीशियम रिबन ले ली इक्वल लेंथ, खास बात पर मार्क किया कर, इक्वल लेंथ बराबर बराबर ले ली, और 2 टेस्ट ट्यूब में ले ली, एक ए में और ए में, दोनों में एक नहीं, ए में HCl डाला और एसिडिक एसिड, एसिडिक नहीं है ये, एसिटिक है, ACETIC, बी में डाल दिया, और फिजलिंग ऑकर्स मोर विग्रेसली, तो मोर विग्रेसली फिजलिंग उसमें होगी जो एसिड सबसे स्ट्रांग होगी। आपको मालूम होना चाहिए HCl ज़्यादा स्ट्रांग होती है एसिटिक एसिड CH3COH, एक्चुअली ये मिनरल एसिड है और ये ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड वीक होती हैं, तो जिसमें अपन ने HCl डाला है उसमें रिएक्शन तेज होगी क्योंकि वो स्ट्रांगर है। तो देख लिखा है फिजिंग विल ऑकर मोर विग्रेसली इन टेस्ट ट्यूब ए because HCl is a stronger acid as compared to acetic acid। गलत छप गई है स्पेलिंग, गलती किसी से भी हो सकती है। So the reaction would be more vigorous in test tube A। Strong acid is one which give more hydrogen ions। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर एक मैंने दूध वाले की बात आपको बताई थी, वो दूध वाले की बात बड़ी जरूरी थी। दूध वाले की मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ, मैं अभी इसको बंद करता हूँ और दूध वालों की 2 बातें आपको समझाता हूँ। सुनो, दूध वाले की 2 बातें। तो आज का नाम दूध वाले के नाम। चलिए, और ये बहुत ज़रूरी बातें भी हैं, घर में काम आती हैं। अभी आपकी एज है 10th क्लास में हो तुम, तो तुम्हारी एज होनी चाहिए करीब करीब कितनी एज होगी 10वीं क्लास के बच्चे की, मुझे लग रहा है मेरे आसपास ही होगी, है ना। अब बात समझो, आज से 7-8 साल पहले, 6-7 साल पहले एक बड़ी समस्या हर घर की कॉमन होती थी। मैं बताता हूँ क्या कॉमन होती थी। वो जब तुम हो गए 2nd 3rd में, कि दूध जो है ना वो हमारा ख़राब हो जाता था घर का। मम्मी कहती थी दूध फट गया, दूध वाले को बुलाओ कल, और जब बेचारा कल सुबह दूध वाला आता था वो बेचारा दूध बाद में देता था, पसीना बाद में पहुंचता था, पहले उससे कहते थे क्यों कल कौन सा दूध दे गया था, फट गया। तो दूध फटना एक कॉमन समस्या थी हिंदुस्तान में आज से कुछ साल पहले। आज के ज़माने में दूध फटना कॉमन समस्या नहीं है। तो क्या सवाल ये है कि दूध क्या पहले फट जाता था, पहले खराब हो जाता था और आज नहीं होता, क्या चक्कर है? दूध फटना, इसका केमिस्ट्री में मतलब समझो। दूध फटने का मतलब है उस मिल्क में लैक्टिक एसिड आ जाना, यानी उस दूध की pH 6 से कम हो जाना, या 7 से, लैक्टिक एसिड मतलब 6 से कम होती है उसकी pH। बात समझ रहे हो? आजकल के दूध वाले बड़े चिलकुट हो गए, बड़े समझदार हो गए, साइंस ने उनको बड़ा समझदार कर दिया है। वो हम तक प्योर दूध पहुंचाते ही नहीं है, दूध के अंदर पहले से ही सोडा डाल लाते हैं। मेरी बात को समझना, क्या डाल लाते हैं? सोडा। समझो बात को, उनको पता है दूध फट जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो वो दूध के अंदर पहले से ही सोडा डाल लाते हैं। अब वो जो सोडा है वो बेस है, उसकी pH होती है 7 से ज़्यादा, 8 से ज़्यादा, 9 से भी ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग डाल दो। अब सोचो वो जो दूध पहले 1 घंटे में फट रहा था या 2 घंटे में फट रहा था, वो इसलिए फट रहा था कि उसकी pH पहले फ्रेश मिल्क की pH 7 होती, तो 7 से 6 जल्दी आ जाएगी, 6 से कम हो जाएगा। अब वो दूध वाला बड़ा चालू है, उसने पहले ही दूध की pH को 9-10 कर दिया सोडा मिला के, तो वो दूध फटेगा ही नहीं। अमूल का एक ऐसा भी दूध आता है जो 1 महीने तक गारंटी लेता है, 2 महीने तक नहीं खराब होता है। वो आप देखोगे तो वो इतना गाढ़ा होता है। वो गाढ़ा पता है क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर सोडा मिला होता है। उसकी pH पहले ही 13-14 है, और फटने के लिए pH कितनी चाहिए? 6 चाहिए। तो आजकल जितने भी दूध वाले हैं वो सब सोडा मिला के लाते हैं, जिससे वो दूध जल्दी से ना फटे और उन बेचारों लोगों का नुकसान ना हो। इसके लिए भी हम ही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि ना हम उनसे कहते तुम्हारा दूध फट जाता है, ना वो बेचारे सोचते क्या ट्रिक है। तो उनको साइंस पता चल गया कि दूध फटने के पीछे कारण pH है, तो pH को बढ़ा दो, pH को बढ़ा दो तो pH कम नहीं होगी, दूध फटेगा नहीं। उनके मजे हो रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है? हम दूध के साथ सोडा फ्री पी रहे। बात समझ रहे हो मेरी? कुछ ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है? तो दूध सोडा, समझ गए? तो आज भाई साहब 5:45 हो गए हैं, 5:45 हो गए हैं, और मेरा मानना है कि इतना आप लोगों को रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सिखाता जाऊंगा तो नुकसान तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा। तो दूध वाली बात आज होमवर्क में जरा अपने घर वालों से पूछना कि वो पहले दूध फटता था क्या नहीं, तो घर वाले बोलेंगे बहुत फटता था। तो मम्मी से पूछना, मम्मी अब क्यों नहीं फटता बताओ, ऐसा उनसे कहना।
तो वो नहीं बता पाएंगी, तो तुम कहना अच्छा शर्त लगाओ मैं बता दूंगा, तो उनसे कुछ तुम्हें गिफ्ट विफ्ट मिल जाएगी, तो उनको समझा